हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल हैं। बच्चों जैसा कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर जो है वो पढ़ लिया है। और इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो बच्चों आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन आपको पता होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको अपनी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑब्टेन करना और यूज़ करना, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। बच्चों प्लांट्स को भी डिफरेंट सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो उन सब्सटेंस को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करने के प्रोसेस को ही हम यहाँ पे न्यूट्रिशन बोलेंगे। और इस चैप्टर में स्पेशली हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि प्लांट उनको कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे एसिमुलेट करता है। तो बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल क्या होता है। मिनरल आर एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ। प्लांट की लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम मिनरल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और बच्चों प्लांट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन, इनमें से कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से ऑब्टेन करता है। ये दोनों ऑब्टेन करता है एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से। तो कार्बन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ में सॉइल से, और अदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं, अदर न्यूट्रिएंट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है। अदर न्यूट्रिएंट भी वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों प्लांट जो है, प्लांट के थ्रू जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो उसे कुछ मिनरल एलिमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, कुछ सॉइल से मिल रहे हैं और वाटर के थ्रू, और ज़्यादातर जो है वो डायरेक्टली आयन की फॉर्म में सॉइल से रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो इन सब की स्टडी जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन, उसको मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और बच्चों इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इंडेक्स देखते हैं हम इसका। तो बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। आखिर प्लांट जो है उसको मिनरल की रिक्वायरमेंट कैसे होती है और कौन कौन से मिनरल उसको रिक्वायर्ड हैं, इसकी स्टडी जो है वो हम करेंगे किस मेथड के थ्रू। उसको बोलते हैं हम सॉइल लेस कल्चर। और बच्चों सॉइल लेस कल्चर जो है इस मेथड में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इसके बाद हम पढ़ेंगे इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। आखिर मिनरल एलिमेंट कौन से प्लांट को, कौन से प्लांट में ऐसे मिनरल एलिमेंट है जिनको हम इसेंशियल बोलते हैं। आखिर इसेंशियलिटी जो है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर मिनरल एलिमेंट जो है उसका प्लांट की ग्रोथ में रोल क्या होता है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। फिर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी डेफिशिएंसी से आखिर क्या सिम्टम्स आते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और यदि कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका एक्सेस हो जाता है तो उसकी वजह से होती है टॉक्सिसिटी, उसके बारे में भी डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट। बच्चों ये टॉपिक के डिटेल में हम पहले ही ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे इसको। और मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, इस टॉपिक में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो टॉपिक है यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके साथ में कि वो नाइट्रोजन प्लांट जो लेता है उसको किस तरीके से एसिमुलेट करता है, तो नाइट्रोजन एसिमुलेशन। तो बच्चों ये सब टॉपिक जो है वो हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो बच्चों हम देख रहे हैं मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। बच्चों प्लांट जो है उसको डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसका पता हम लगा सकते हैं स्पेशल मेथड के थ्रू, जिसको हम बोल देते हैं सॉइल लेस कल्चर। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको हम? सॉइल लेस कल्चर। और ये जो सॉइल लेस कल्चर है, इस टेक्निक को सबसे पहले यूज़ किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जूलियस वॉन सेक्स। जूलियस वॉन सेक्स जो है उन्होंने
1860 में ये मेथड यूज़ किया था। और बच्चों ये साइंटिस्ट के नेम और ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंट ईयर का ट्रेंड ऐसा है कि कई बार पूछ लेते हैं साइंटिस्ट के नेम के रिलेटेड क्वेश्चन या किस ईयर में उन्होंने वर्क किया, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो जूलियस वॉन सेक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिस सॉल्यूशन में उन्होंने प्लांट को उगाया था। अच्छा बच्चों, आखिर प्लांट को यदि हम बिना सॉइल के उगाना चाहते हैं, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में उगाना चाहते हैं या एयर में उगाना चाहते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर सॉइल से प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर वो सॉइल से क्या चीज़ चाहता है। तो बच्चों प्लांट जो है वो सॉइल में से वाटर, मिनरल्स इनको एब्जॉर्ब करता है। रूट को रेस्पिरेशन के लिए एयर भी चाहिए, उस सॉइल के अंदर एयर भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट को यूज़ करके उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन के अंदर एक एरिएटिंग ट्यूब इंसर्ट किया। तो बच्चों ये जो एरिएटिंग ट्यूब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके थ्रू उन्होंने क्या प्लांट को प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। ऐसे ही आपने देखा फनल के थ्रू वो जो है वो प्लांट के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनरल्स जो हैं, जो भी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट है उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड किया है। और बच्चों इसके अलावा जहाँ से भी इन्होंने ये जो इंसर्ट किया है उन जगहों पर कॉटन प्लगिंग की हुई है, कॉटन लगाया हुआ है। और साथ में यदि ये जो जार इन्होंने यूज़ किया, यदि ये जार ग्लास का है तो उन्होंने क्या किया, इसको कवर कर दिया। इन्होंने इस ग्लास के ऊपर एक ब्लैक कलर का पेपर या फिल्म जो है वो यूज़ किया है ताकि लाइट जो है वो एंटर ना हो पाए किसके अंदर, ग्लास जार के अंदर। यानी ये जो कवरिंग है यहाँ पे वो ब्लैक पेपर की कवरिंग है, तो इस कवरिंग की वजह से लाइट एंटर ना हो। तो बच्चों ये जो डिफरेंट सेटअप के अंदर पार्ट्स जो अभी हमने देखे, इनके पर्टिकुलर यूजेस क्या हैं, क्या क्या यूजेस है वो हम एक एक करके देखते हैं। कि जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एरिएशन ट्यूब, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट जो है उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए मिनरल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, फनल के थ्रू दिया। ब्लैक पेपर जो है वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लाइट की एंट्री जो है वो प्रिवेंट कर रहा है। क्यों लाइट की एंट्री को प्रिवेंट करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों यदि लाइट यहाँ पे जाएगी तो हो सकता है इस वाटर के अंदर एल्गल स्पोर यदि कहीं से आ जाए तो वो जर्मिनेट हो सकते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट जो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही रूट जो होता है वो भी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ किया। फिर बच्चों ये कॉटन प्लगिंग जो है वो क्यों यूज़ की हुई है यहाँ पर, तो कॉटन प्लगिंग यूज़ करने का रीज़न है कि वो प्रिवेंट करना चाहते थे, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन। इसके अंदर यदि ये ओपन रहेगा तो कहीं से स्पोर, एल्गी के स्पोर या कोई पैथोजन के स्पोर जो हैं वो एंटर हो सकते हैं। तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पोर, इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कॉटन यूज़ किया। तो बच्चों इस तरीके से उन्होंने एक सॉइल लेस कल्चर जो है, कल्चर मीडियम जो है वो यूज़ किया था प्लांट को ग्रो करने के लिए। अच्छा बच्चों ये जो सॉइललेस प्लांट कल्चर है, हाइड्रोपोनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इस हाइड्रोपोनिक्स का आखिर यूज़ क्या है, हाइड्रोपोनिक्स जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम देखते हैं एक एक करके। तो बच्चों सिग्निफिकेंस जो है वो कुछ इस टाइप से है कि इट इज़ यूजफुल इन एरियाज हैविंग थिन इनफर्टाइल एंड ड्राई सॉइल। जहाँ पे थिन इनफर्टाइल और ड्राई सॉइल होती है उन एरियाज में भी हम प्लांट्स जो है वो उगा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इट कैन रेगुलेट द पीएच एट ऑप्टिमम फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। यदि क्रॉप के लिए कोई न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ज़्यादा अमाउंट में या उसकी पीएच का कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है तो वो भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इट कंट्रोल सॉइल बॉर्न पैथोजन, इट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ weeding, and we can grow some seasonal out of seasonal fruit like tomato, seedless cucumber and lettuce। ऐसे कुछ प्लांट जो हैं वो भी हम उगा सकते हैं इस हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। और इनके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि यदि कोई प्लांट के लिए हम पता करना चाहते हैं कि आखिर कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं।
तो बच्चों इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बनाने होंगे। सपोज एक सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन नहीं है, एक में कैल्शियम नहीं है, एक में पोटेशियम नहीं है, एक में फास्फोरस नहीं है, और कोई एक ऐसा मीडियम हमने तैयार किया जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो उस बेसिस पर हम देख सकते हैं कि डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम आए और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर उस न्यूट्रिएंट का प्लांट के लिए क्या रोल था। तो ये सिग्निफिकेंस होता है बच्चों किसका, सॉइललेस कल्चर का। तो बच्चों अब हम देखते हैं आखिर एरोपोनिक्स क्या होता है। बच्चों यदि हम प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं एयर में तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको एयर के थ्रू प्लांट को प्रोवाइड करना होगा वो सारी चीज़ें जो उसको रिक्वायर्ड हैं। यानी ऑक्सीजन तो उसे एयर से मिल जाएगा, लेकिन वाटर चाहिए तो वाटर को हम प्रोवाइड करते हैं किसकी फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में। और साथ ही इस मिस्ट को हम लोड करते हैं किससे, न्यूट्रिएंट से। यानी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसको हम मोटर की थ्रू क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंड रहते हैं। और प्लांट का रूट जो है वो इस मिस्ट को यानी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इसके ऊपर जो लोडेड न्यूट्रिएंट होंगे वो भी साथ के साथ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बच्चों एरोपोनिक्स के अलावा सैंड कल्चर, क्या हम किसी प्लांट को सैंड के थ्रू भी सैंड में भी उगा सकते हैं? बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से क्राइटेरिया भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या आएगी। तो यहाँ पर सैंड जो है वो एज रूटिंग मीडियम का काम करेगा। तो हमें पता करना होगा कि आखिर सैंड में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चों सैंड में सबसे पहले न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो ऐड करना पड़ेगा। हमको प्रॉपर उसके अंदर जो वाटर है वो देना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अदर जो प्रॉब्लम्स हैं सैंड के अंदर की, सैंड जो होता है वो क्या होता है, सैंड इज हाईली एल्कलाइन, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नेचर का होगा। यदि बच्चों सैंड हाईली एल्कलाइन है, हम प्लांट को उगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे ट्रीट करना होगा किसके थ्रू, एसिड के थ्रू। यदि हम उसको एसिड के थ्रू ट्रीट कर देंगे तो उसकी एल्कलाइनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी और हम इजीली प्लांट को उसमें ग्रो कर सकते हैं। बच्चों सैंड के साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि सैंड जो है वो वार्म सीजन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और कोल्ड सीजन के अंदर यानी विंटर में बहुत जल्दी कूल हो जाता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो है वो भी क्या कर सकती है, वो भी प्लांट को इंजरी कर सकती है, रूट को इंजरी कर सकती है। यानी हम ये प्रोसेस तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम उस प्लांट को ऐसी जगह पे उगा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्मल है, तब ये पॉसिबल होगा हमें सैंड कल्चर के थ्रू प्लांट उगाना। और उसके अलावा सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है बच्चों बहुत ही कम होती है। आपको पता भी होगा ये बात कि सैंड जो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो कैपिलरी स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एरिएशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा किसका, हमें फ्रीक्वेंट वाटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम सैंड कल्चर के थ्रू प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो बच्चों एरोपोनिक्स और सैंड कल्चर जो है ये भी सॉइललेस कल्चर के मेथड्स में आएगा। बच्चों हॉगलैंड ने प्लांट को मीडियम में उगाया था। इस मीडियम में एक प्रॉब्लम थी, यदि हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मीडियम में प्लांट को उगा रहे हैं सपोज हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू, तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि आयरन जैसे कुछ सॉल्ट जो होंगे, सपोज आयरन जो है तो उसका क्या होगा, उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। यानी आयरन के जो कंपाउंड्स होंगे वो सेडिमेंट हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए, सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने सॉल्यूशन में ऐड किया था EDTA। बच्चों आप जानते हो एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट जो होता है ये एक चिलेटिंग एजेंट है जो आयरन के साथ में बाइंड करके आयरन को क्या करेगा, आयरन को सस्पेंडेड कंडीशन में रखने का काम करेगा। तो ये स्पेशल है किसके लिए बच्चों, ये हॉगलैंड मीडियम के लिए। आप ध्यान रखेंगे कि हॉगलैंड मीडियम में न्यूट्रिएंट्स को सस्पेंडेड कंडीशन में रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, चिलेटिंग एजेंट जो है EDTA। तो बच्चों ये हमने पढ़ा कि आखिर प्लांट के आखिर सॉइललेस कल्चर क्या होता है और इस मेथड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट के अंदर किस मिनरल न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। और बच्चों इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसेंशियल मिनरल एलिमेंट कि आखिर इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों प्लांट के लिए बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसका अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि अभी तक यदि सपोज मोर देन 105 मिनरल एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो इसमें से डिफरेंट प्लांट्स के अंदर मोर देन 60 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। यानी कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर मोर देन 60 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। क्या बच्चों, ये सारे के सारे डिस्कवर्ड इन प्लांट।
तो बच्चों क्या ये सारे के सारे मिनरल एलिमेंट जो हैं वो प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं? क्या सभी प्लांट के अंदर ये इसेंशियल हैं? तो बच्चों इसेंशियलिटी के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जो कि आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था, और वो मिनरल एलिमेंट जो प्लांट के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं उनको ही हम इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं, और उसको भी हम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो बच्चों ये जो 60 मिनरल एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं उसमें से 17 जो हैं मिनरल एलिमेंट्स, 17 मिनरल एलिमेंट्स जो हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको ही हम बोल देते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। ये है इसेंशियल। तो बच्चों आखिर ये मिनरल एलिमेंट कौन से एक बार हम देख लेते हैं। ये मिनरल एलिमेंट हैं CHON PSK Ca Mg, इसके अलावा मैग्नीज, आयरन, मॉलिब्डेनम, निकेल, कॉपर, जिंक, बोरोन एंड क्लोरीन। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 मिनरल एलिमेंट जो मैंने ऊपर लिखे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। उनके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ये जो 8 मिनरल एलिमेंट्स मैंने लिखे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का नंबर 9 और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके नंबर जो हैं वो 8 होते हैं। टोटल 17 मिनरल एलिमेंट जो हैं वो प्लांट के लिए इसेंशियल होते हैं। बच्चों ये जो मिनरल एलिमेंट है इनका कॉन्सेंट्रेशन ड्राई वेट में क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं, मिनरल एलिमेंट्स का आप लिस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमने पहले बात की थी, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होता है सॉइल से, बाकी सारे कुछ मैक्रो और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्टेन कर रहा है प्लांट। तो इसमें से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है बच्चों ये तीनों जो होंगे यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये तीनों जो न्यूट्रिएंट है वो और वो तो ज़्यादा अमाउंट में, और इसके अलावा ये भी जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है इनका अमाउंट जो है, इनका डेटा जो है यहाँ पर वो दिया हुआ है परसेंटेज में। बच्चों ये डेटा जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी 100 में से कितने मॉलिक्यूल होंगे ड्राई वेट के अंदर वो दिया हुआ है। और बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेटा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेटा जो है वो ppm के फॉर्म में दिया हुआ है कि आखिर पार्ट पर मिलियन जो है उसमें कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। तो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन सबसे ज़्यादा अमाउंट में लगभग 45% है, और हाइड्रोजन जो होता है वो 6% होता है। तो ये तीन सबसे ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन जो होता है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद फॉस्फोरस का नंबर, और उसके बाद में कैल्शियम का। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक डेटा जो है वो मिल रहा है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा पूछते हैं कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, या कौन ड्राई मैटर के अंदर जो ड्राई मैटर इसमें कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, या ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो बच्चों उसके लिए आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। और ये जो डेटा है वो मैंने टेज एंड जेगर जो बुक है फिजियोलॉजी की उससे लिया हुआ है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट करके यदि आप कभी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो इस डेटा को यूज़ करें। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो बच्चों उससे पहले हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आखिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए जो इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया दिया था वो आर्नोन और स्टाउट इन साइंटिस्ट ने दिया था। और इन्होंने क्या बोला कि वो मिनरल एलिमेंट जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं, यानी यदि उसका प्रेजेंस नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा, प्लांट नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पाएगा और प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो इस टाइप की प्रॉब्लम होगी यदि मिनरल एलिमेंट की कमी से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। और बच्चों सेकेंड क्राइटेरिया, द एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, कि ये जो मिनरल यदि एब्सेंट है सॉइल के अंदर तो उसकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे। तो यदि हम उस डेफिशिएंसी सिम्टम को करेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें वही स्पेसिफिक एलिमेंट जो है, वही स्पेसिफिक मिनरल जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हम उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। इट मीन्स द एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिप्लेसेबल, उसको हम
किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों समझ गए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कि एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस सीड्स। और दूसरा होगा कि ये मिनरल एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो किसी दूसरे मिनरल एलिमेंट के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते हैं। दीज मिनरल एलिमेंट्स आर नॉट रिप्लेसेबल। और बच्चों थर्ड जो क्राइटेरिया है इसका वो ये है कि द एलिमेंट मस्ट प्ले डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे होंगे। यदि कोई भी मिनरल इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा तो बच्चों उसी मिनरल एलिमेंट को हम किस में रखेंगे, उस मिनरल एलिमेंट को रखेंगे हम एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में। और बच्चों अभी देखा हमने कितने एलिमेंट्स है, वो 17 मिनरल एलिमेंट्स है जिनको हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में डिवाइड किया है। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो बच्चों ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिवाइड करने का काम जो एसेंशियल एलिमेंट्स को किया था वो हॉगलैंड ने किया था। हॉगलैंड ने क्या किया कि कितना कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में प्रेजेंट है इन मिनरल एलिमेंट्स का, उस बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, मिनरल एलिमेंट्स को, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो हैं उसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था। मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ज़रूर से वो न्यूट्रिएंट जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कितना कि 1 to 10 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट, या अपने एनसीईआरटी में ये डेटा कैसे दिया हुआ है कि मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो आप ये दोनों डेटा ध्यान रखेंगे कि मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से यदि ज़्यादा अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ड्राई वेट में बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम अभी हमने देखे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे फिर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन इससे कम हो। इसका मतलब ये मोर देन 10 मिलीमोल था, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमको हम क्राइटेरिया जो है वो समझ गए कि जो एलिमेंट ज़्यादा है ड्राई वेट में वो मैक्रो, और जो कम है उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होंगे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो उसमें एक ऑर्डर होता है 24 से मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। बच्चों कोबाल्ट की जगह एमओ ध्यान रखेंगे, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जितने भी मेटल आयन हैं, जो भी मेटल माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उसके नाम आपको ध्यान रह जाएंगे। और उनके साथ में नॉन मेटल वाली कैटेगरी में 2 नाम ध्यान रखेंगे, बोरोन एंड क्लोरीन। बच्चों ये बोरोन और क्लोरीन के अलावा बाकी जितने भी यहाँ पर मेटल आयन दिख रहे हैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट में, वो सारे के सारे एंजाइम के साथ में एक्टिवेटर का काम भी करते हैं। और बच्चों माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, यानी यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से यदि ज़्यादा हो जाए तो उस केस में वो प्लांट को हार्म पहुंचाने लग जाता है, और कुछ हार्मफुल जो सिम्टम्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर दिखने लग जाते हैं। उसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, मिनरल टॉक्सिसिटी। तो मिनरल टॉक्सिसिटी जो है वो क्यों होगी, वो यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में होगी, बट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऐसी मिनरल टॉक्सिसिटी शो नहीं करते हैं। तो बच्चों ये जो 17 एलिमेंट्स हमने देखे एसेंशियल एलिमेंट्स, इनके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर प्लांट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका उस प्लांट की लाइफ साइकिल में या उस प्लांट की एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उन एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो बेनिफिशियल एलिमेंट जो है वो सारे प्लांट्स में नहीं होंगे, बट कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें कि सोडियम एक बेनिफिशियल एलिमेंट है जो मोस्टली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हेलोफाइट्स के अंदर। हेलोफाइट्स में सोडियम प्रेजेंट होगा। सिलिकॉन की बात करें तो कुछ जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस, या फिर आपने यदि एक्वेसिटम का नाम सुना है, एक्वेसिटम क्या है बच्चों, एक्वेसिटम जो है वो टेडोफाइट का मेंबर है, उसके अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। इसके बाद कोबाल्ट जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेलेनियम जो है वो एक प्लांट होता है एस्ट्रागैलस।
ये इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जिनको हम बेनिफिशियल एलिमेंट बोल रहे हैं, ये एलिमेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये इसेंशियल नहीं है, नॉर्मली सब प्लांट्स में नहीं होते, बट कुछ प्लांट्स के अंदर उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो इसेंशियल एलिमेंट है ये सभी प्लांट्स में होंगे, और इनका क्राइटेरिया जो इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया वो हम पहले ही बच्चों पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनमें इन मिनरल एलिमेंट्स का क्या रोल होता है। तो बच्चों हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शन की बेसिस पे कुछ जो मेन टाइप्स हैं, मेन कैटेगरीज है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट और द एलिमेंट that forms the structure of cell। तो सेल का स्ट्रक्चर बनाने वाले एलिमेंट जो हैं वो बच्चों कौन कौन से होंगे? मेन एलिमेंट वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बच्चों इन एलिमेंट्स को हम प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। दीज एलिमेंट्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। इनके अलावा कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। तो बच्चों एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड कौन से? जैसे कि एटीपी। एटीपी जो है वो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है। तो एटीपी में क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एटीपी। बिल्कुल ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि एमजी जो है वो किसका कंपोनेंट होता है बच्चों? क्लोरोफिल का। तो ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में होंगे। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेटर हैं, एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स के साथ में एज अ कोफैक्टर प्रेजेंट होते हैं और उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल एमजी जो होता है वो कौन से एंजाइम के साथ में होता है बच्चों? रुबिस्को के साथ में हो जाता है क्या? यस, रुबिस्को एंजाइम के अंदर एमजी एज कोफैक्टर प्रेजेंट है। ऐसे ही एमजी जो है वो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसके अंदर भी, या पेपकेज एंजाइम जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गए? एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर में मैं और भी एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आयरन एफी कहाँ पे होता है? एफी जो है वो एकोनिटेज एंजाइम के साथ में होता है, एकोनिटेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो कैटेलेज एंजाइम जो है उसके साथ में आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें जिंक भी एंजाइम के साथ एक्टिवेटर का काम करता है। कौन सा एंजाइम? जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे जो अपने एनसीईआरटी में भी दिया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो बच्चों ये जो कुछ एंजाइम एक्टिवेटर्स हैं वो मेटल आयन कौन से वाले? माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि मॉलिब्डेनम जो होता है वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर, या फिर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है उसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो गए, एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए जो एंजाइम्स के साथ में एक्टिवेटर का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करने के लिए एलिमेंट दैट रेगुलेट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है? यस बच्चों, जो पोटेशियम है, आपने पढ़ा भी होगा कि गार्ड सेल के अंदर जो ओपनिंग क्लोजिंग वाली मैकेनिज्म होती है उसके अंदर पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पोटेशियम जो है वो रेगुलेट करता है किसको? रेगुलेट्स ओपी। तो बच्चों इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी बातें पढ़ी कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन में उनको प्लांट में हम कैसे पता लगाएंगे कि आखिर कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन है, क्या रिक्वायरमेंट है। यानी हमने पढ़ा था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, हाइड्रोपोनिक्स के अलावा अदर सॉइललेस कल्चर जो है उस मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि आखिर मिनरल एलिमेंट्स, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं।
बच्चों इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट के रोल हैं वो हम अगले लेक्चर्स में देखते हैं। तो अब इस लेक्चर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो है वो अब हम देखेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि इनमें से जो ABC 3 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। क्या एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है उसमें कोई इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट था कि नहीं? बच्चों अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि Mg जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस जो है वो ATP में प्रेजेंट है, और ये दोनों ही इसेंशियल एलिमेंट हैं कि नहीं है? तो यस, ये बिल्कुल सही है। इसेंशियल एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल। तो बच्चों यदि हम बात करें कि इसेंशियल एलिमेंट जो है, इसेंशियलिटी का तो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि वो किसी भी प्लांट के अंदर स्ट्रक्चरल या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, और हमको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी हैं, तो ये भी सही है। Mn+2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि Zn+2 जो होता है, जिंक जो होता है, वो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ए भी करेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। कौन सा आंसर होगा बच्चों? फोर्थ होगा। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर है? तो बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था, एक टेबल बताई थी, मैंने टेज एंड जेगर से एक टेबल लिया था, इसमें परसेंटेज था कौन कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ज़रूर से उसको रेफर करें आप, उससे आपको आइडिया लगेगा। इन सब में से फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम में से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। कैसे? हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और कार्बन बराबर 45%। इसके बाद इससे कम रिक्वायरमेंट जो थी वो हाइड्रोजन की थी, और हाइड्रोजन से कम रिक्वायरमेंट पे कौन था? नाइट्रोजन। यानी इनके कंपेयर में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होगी बच्चों वो किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज का जो ये लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आज हम इस लेक्चर को यहाँ पे ही एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।